हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 में राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, कर्नाटिक, प्लासी एंड बक्सर को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमने इसका बैकग्राउंड काफ़ी डिटेल में देखा है। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल जो हमने देखा पढ़ा, उसके बाद यूरोपियन कंपनी का आना भारत में वो हमने देखा। और अब हम देखें किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का फैलाव भारत में किस प्रकार से धीरे धीरे हुआ, कौन कौन से ऐसे इवेंट थे, क्या क्या सर्कमस्टांसेज हुए, उन सबको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा बुक, सोनाली बंसल मॉडर्न इंडिया की किताब है ये, ठीक है, जो कि मॉडर्न के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और ख़ास करके बिगिनर्स को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बुक से आप स्टार्ट करें। इसमें काफ़ी हर चीज़ को एक तरीके से तोड़ के प्रोवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर विटनेस डिक्लाइन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेवरल ऑटोनोमस स्टेट बाहर आए, इंग्लिश French company began to see political future in India. By the early 18th century, the English and the French company had already settled down with a profitable trade. The two had already become rivals in Europe and in North America. The stage was therefore set for Anglo-French rivalry in India, which began in 1740s and ended in the eventual victory of the British and then began the conquest of India. देखो, ब्रिटिशर्स को इंडिया पे राज करने के लिए सबसे पहले तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, टर्स जो हैं उनके, जैसे कि फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, डच हो गए, इन सबसे पहले डील करना था, क्योंकि ये भी तो उनके कॉम्पिटिटर थे। जब तक इनको साइड लाइन नहीं कर देते हैं, वो आगे की लड़ाई भारत में लड़ने के लिए वो फ्री नहीं रहेंगे, क्योंकि आपस में ये उलझते रहेंगे। तो ब्रिटिशर ने मौका देखते ही इनको सबसे पहले साइड लाइन करना शुरू कर दिया है। जैसा आप देख रहे होंगे कि फिर जैसे कि एंग्लो फ्रेंच के ख़त्म होने के बाद तुरंत बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद तमाम तरीके के युद्ध होते हैं, उसमें वो लोग विजय प्राप्त करते करते भारत को पूरी तरीके से कब्जा लेते हैं। अब देख लेते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। द मिड 18th century saw the gradual transformation of the English East India Company from trading company into a political power। ये पीरियड है 1600 to 1744 का। और the company slowly expanded its trade network in India, simultaneously easing out the rivals through a strategy combining diplomacy and war. Though the rise of British supremacy in India usually traced to 1757 with the British victory in the Battle of Plassey, the ground for the victory was laid in South India, where the British might was successfully tested out against the French company। ठीक है, तो अब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का जो फॉर सुप्रीमेसी जो है वो हम डिटेल में देखेंगे, मतलब कि कर्नाटिक वार को हम डिटेल में देखेंगे। When the declining Mughal authority and the weak regional power proved incapable of safeguarding the interest of European company in India, they saw the necessity to empower themselves militarily. Further, they were commercial entity seeking to maximize their profit margin, which necessitated by the elimination of competition and establishment of monopoly. They not only wanted to monopolize their trade and sell dear, मतलब कि महंगा, they also wanted to buy their commodity cheap, okay, necessitating acquisition of some political control over the country they traded with। अब उनको माल भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, और अब थोड़ा सा पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनको चाहिए। In this context, emergence of hostility between the English and the French was but natural. South India emerged as the arena of Anglo-French rivalry, as it had become the main center of French activity with Pondicherry as its capital. The French had also begun to wield great influence in the neighboring states of Hyderabad and Mysore। ठीक है, फ्रेंच जो है वो टीपू सुल्तान वगैरह को काफ़ी सपोर्ट करते थे, ये देखा गया था, ठीक है, मतलब मैसूर और हैदराबाद के को वो लगातार सपोर्ट करते रहते थे। Besides, there was not much scope in Western India because of the powerful मराठा पावर अभी भी एग्जिस्ट करता था भारत में, बहुत ही मजबूती के साथ था वो, और अपने लक्षणों की वजह से वो जो है भारत का कंट्रोल उसने खो दिया, वरना मराठा के अलावा कोई उस वक्त था नहीं उतना ताकतवर कि ब्रिटिशर कम से कम उसको नहीं हरा सकते थे, इतना वो ताकतवर थे। यूनिटी ना होने के कारण उन्होंने सारा कंट्रोल धीरे धीरे वो खोते चले गए। वाइल ईस्टर्न इंडिया वॉज अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ अलीवर्दी खान, ठीक है, वेस्टर्न मराठा के कंट्रोल में, ईस्टर्न अलीवर्दी खान जो कि काफ़ी मजबूत था।
It was only in southern India that condition became favorable, especially after the death of Nizamul Mulk in 1748. 1748 जैसे ही निजामुल मुल्क मरते हैं तो इसका जो बेटा होता है, ठीक है, इसका सन और ग्रैंड सन दोनों के बीच सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों देखेंगे आगे हम लोग किस तरीके से एक दूसरे का साइड लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसको वहीं पे डिटेल में हमने समझाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब हम इसको डिटेल में, मैंने कहा भी था कि आगे चल करके इसको डिटेल में देखना ही देखना है, तो यहाँ पे वो घड़ी आ चुकी है जब हम इसको डिटेल में देखेंगे। Thus, for nearly 20 years from 1744 to 1763, the English and the French remained embroiled in a bitter war in South India, a series of conflicts popularly known as Carnatic War 1740 to 63. Mark the date. थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740, मेन जो कारण था ये, लेकिन हुआ किस कारण से था वो भी देखेंगे। द इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या था? फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू यूरोपियन राइवल इन इंडिया वाज प्रोवाइडेड बाय द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन इन यूरोप विच ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1740 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। इन दिस वॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस ज्वाइंट अपोजिट कैंप। जैसा कि भारत में वो किया, उन्होंने किया, वैसे ही वहाँ पर कर रहे थे कि एक तरफ उसकी तरफ चलेगा, एक उसकी तरफ से लड़ रहा है। भारत में भी यही करेगा कि एक कर्नाटक की तरफ चला जाएगा, एक फिर हैदराबाद की तरफ चला जाएगा। कर्नाटक में दो पक्ष रहेगा, हैदराबाद में भी दो पक्ष रहेगा, दोनों जगह अपना अपना पक्ष बांट लेता है और फिर दोनों जगह किस तरीके से जीत हासिल होगी उस तरीके से बैलेंस करेगा पहले, फिर जब कमजोर होगा दुश्मन उसको एलिमिनेट करके निकाल देगा। Perhaps conscious of their relatively weaker position, the French tried hard to prevent the extension of war to India, and Dupleix advised his English counterpart to maintain neutrality. डुप्लेक्स जो थे उन्होंने अपने मतलब इंग्लिश वालों को समझाया कि एक जगह हम लोग फंसे हुए हैं तो कम से कम इंडिया पे इसको खींच के मत लाओ, लेकिन अंग्रेज जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। इंस्टीन डेलिबरेटली एडॉप्टेड एग्रेसिव स्टैंड एंड सीज्ड सम फ्रेंच शिप ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इंग्लिश को चुल मचा हुआ था, वो कहाँ मानने वाले थे। फ्रेंच का शिप जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। The French had no fleet in India, hence Dupleix, the French Governor General, messaged La Bourdonnais, the French Governor of Mauritius, for reinforcement. जो गवर्नर थे मॉरिशस के, left with a squadron of 3,000 men towards the Coromandel coast. As soon as the help arrived, the French attacked the English and captured the British possession in St. George, Madras, and the other nearby areas. ठीक है, इंग्लिश का सारा कैप्चर इन्होंने कर लिया यहाँ पे। इंक्लूडेड एमंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था इसको भी कैप्चर कर लिया। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यहाँ से शुरुआत हो गया। काफ़ी अगर शुरुआती दौर पे अगर हम देखें मॉडर्न इंडिया में तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब दिलचस्प जो है ये कर्नाटिक वॉर मुझे लगता है पढ़ने को। इसमें एक गजब मतलब काफ़ी मज़ेदार है ये टॉपिक और काफ़ी रोमांच फील होता है। इसने इसको ये कर दिया, वो कर दिया, काफ़ी मतलब इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। इंग्लिश सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे शुरू हो गया तमाशा। नवाब ऑफ कर्नाटक, नवाब अनवर उद्दीन। Anwar Uddin, the Nawab of Karnataka, disapproved of hostilities in his kingdom. Thus, when the English appealed to him for protection, the Nawab asked the French to quit Madras. But the French were now in no mood to retreat and neglected the advice just as the English had done earlier. अब ये लोग भी अपने जिद पर अड़ गए कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इंग्लिश जो है प्रोटेक्शन, किसके प्रोटेक्शन में चला गया? नवाब अनवर उद्दीन। हमने इसके फैमिली ट्री को अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। नवाब अनवर उद्दीन को किसने बिठाया था तख्त पे? इनको बिठाया था ये निजामुल मुल्क ने बिठाया था, ठीक है। और एक किसी का सन इन लॉ जो था चंदा साहिब था, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया था मराठा जब अटैक किया था। तो काफ़ी इंटरमिक्स है। जब तक आप पिछले लेक्चर को ढंग से एक बार देखेंगे नहीं, इस चीज़ को समझने में काफ़ी परेशानी होगी। तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें एक बार। ये लेक्चर भले ही मतलब बहुत जगहों पर ये ढंग से समझाया नहीं गया। इंटरनेट पर मैंने काफ़ी जगहों पर इसको सर्च किया। अगर आप देख रहे हैं ना इसको तो मेरे वाले सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी ये सब पे मत जाएं। और ये मैं जानबूझकर बुक से ही सीधा लेकर आ रहा हूँ। ये बुक में अच्छे डिटेल से दिया गया है और PDF वगैरह बनाने में काफ़ी समय जाता है। जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं इसको डिटेल में करके दूंगा आपको। अब देखो,
कि द नवाब नाउ सेंट अ लार्ज आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच। नवाब को चुल मच गया, तुरंत आर्मी भेज दिया। द लार्ज इंडियन आर्मी ऑफ 10,000 अंडर महफूज खान met a small French army consisting of 230 Europeans and 700 Indian soldiers under Captain Paradise on the bank of river Adyar at Myalapur near St. Thomas in 1746. But everyone surprised, a handful of properly trained soldiers of French army routed Anwaruddin's vast army. This amply demonstrated the superiority of European troops and exposed the military weakness of Indian rulers. इंडियन रूलर की जो वीकनेस थी वो फ्रेंच के सामने आ चुकी थी। ठीक है। Dupleix learned the lesson that in any quarrel between Indian princes, his disciplined army would be very useful, and in the 18th century political chaos, there was no dearth of Indian princes who would invite Dupleix's assistance to turn the scale in their favor. At that time, Indian rulers were not guided by patriotism and did not hesitate in inviting foreigners in settling account with their rivals. In this way, it was Dupleix who first showed the way of intervening in disputes of the Indian ruler and thereby acquiring political control, a technique which was later perfected by the English company. ठीक है, इसको ही आगे चल करके सब्सिडरी अलायंस का नाम दिया गया। लेकिन आप जानते हैं इसके फादर कौन है? वो है हमारे डुप्लेक्स बाबा जी। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की इस चीज को। इवन एज द फ्रेंच कंटिन्यूड द सीज, एक बार हम इस बुक को देख लेते हैं, फिर एक सादे पन्ने पर हम इसको डिटेल में इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है। द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल restitution of conquest. This brought an end to the first round of Anglo-French conflict in India as well. Madras was restored to the English and the French got Louisbourg in North America. The first round of conflict had ended in a draw. पहला जो था हमारा ड्रॉ हो गया। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर शुरू होता है 1749 to 1754. Dynastic feuds in South India provided the context for the second round of Anglo-French conflict in the South. सक्सेस डिस्प्यूट जो था चल ही रहा था, देख लेते हैं एक बार। सक्सेस डिस्प्यूट जो है, सक्सेशन डिस्प्यूट ऑफ बोथ कर्नाटिक एंड हैदराबाद प्रोवाइडेड द फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहले तो एक जगह था, अब दोनों जगह पर। पहले ये एविडेंट नहीं था, लेकिन अब ये खुल करके सामने आ गया। फ्लैशबैक थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, वो हम देख लेते हैं क्या है। In the 18th century, the Mughal Suba province of Karnataka came under the authority of Governor of Deccan, Nizam of Hyderabad. But just as in practice the Governor of Deccan had freed himself from the control of Mughal Emperor, the Deputy Governor or the Nawab of Karnataka had also established his independent authority. Accordingly, the Nawab Sadatullah Khan, ठीक है, of Karnataka, headquartered at Arcot, appointed his nephew Dost Ali as his successor. Okay, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाएगा कर्नाटक रीजन का। Without the prior approval of his superior Nizam, ठीक है। निजाम जो था हैदराबाद का सुपीरियर था, लेकिन दोस्त अली को नवाब सदातुल्ला जो था नेफ्यू जो था उसका, दोस्त अली उसको अपना सक्सेसर के तौर पे ये कर देता है, उसको स्थापित कर देता है, लेकिन अप्रूवल नहीं लेता निजाम से। बट इन 1740 मराठा जो होता है इन्वेड करता है कर्नाटक रीजन को, किल्ड नवाब दोस्त अली को मार देता है, और इसका सन इन लॉ जो होता है चंदा साहिब को, इसको प्रिजनर बना करके सतारा लेकर चला जाता है। ओके, therefore the affair of the Carnatic deteriorated and this provided an opportunity to the European trading company to directly interfere in Indian politics. यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड समझा दिया गया, ये किसी और दूसरे बुक में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से समझाया गया है, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पे बन जाती है, फिर हमें सर्च करना पड़ता है इधर उधर, तो इसलिए ये बुक मुझे बेस्ट लगता है। और मेरे नोट्स में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैं इसे बताने वाला ही था, लेकिन मुझे ये बुक नहीं मिल गया, तो वो मेहनत मेरी बच जाएगी। अब सक्सेशन डिस्प्यूट इन कर्नाटक एंड हैदराबाद रीजन जो है वो हम देख लेते हैं। इन 1740 द मराठा हैड इन्वेडेड द कर्नाटक एंड किल्ड नवाब दोस्त अली एंड टुक हिज सन इन लॉ चंदा साहिब एज प्रिजनर टू सतारा। इन 1743 द निजाम ऑफ हैदराबाद फेल्ट प्रॉम्प्टेड टू कम टू कर्नाटक एंड अपॉइंट अनवरुद्दीन खान एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। 3 नाम याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ भी आपको इशू हो। मैं तो कहता हूँ एक जगह पर इसको लिख लीजिएगा साइड में, अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में। नवाब सदातुल्ला खां, इसका नेफ्यू दोस्त अली, ठीक है।
दोस्त अली को किल्ड बाय मराठा, एंड इसका सन इन लॉ चंदा साहिब कैप्चर्ड बाय मराठा। तो आगे इसको हम देखें किस तरीके से वो लोग इसको रिलीज कर देंगे। सक्सेस एंड डिस्प्यूट मस्त तरीके से चलेगा, मजा आ जाएगा तो पढ़ के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई। बट इन 1748 देखो अब, ठीक है, अब यहाँ पर कहानी में मोड़ आ गया आपका। चंदा साहिब वॉज सेट फ्री, चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ था इसका, दोस्त अली का, से उसको फ्री कर दिया गया बाय द मराठा। एंड द सेम ईयर निजाम ऑफ हैदराबाद, निजामुल मुल्क असफ जहां पास्ट अवे। He was succeeded by his son Nasir Jung, but his grandson Muzaffar Jung laid claim to the throne. Muzaffar Jung now allied with the Chanda Sahib to gain their respective seat in Hyderabad and the Carnatic. Okay, fine. तो दो गुट यहाँ पे बन गया। एक देखो हैदराबाद का गुट है, एक आपका कर्नाटक का ग्रुप, कर्नाटक रीजन का गुट है। यहाँ पे कौन है? चंदा साहिब, यहाँ पे कौन है? मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, मोहम्मद अली होगा। यहाँ पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। नासिर जंग कौन है? नवाब ऑफ हैदराबाद का बेटा। ये कौन है? ग्रैंडसन। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब देखो ये दोनों जो है एक आदमी हो गया, ये दोनों एक गुट में हो गया, ठीक है। ये गुट वाले का नाम क्या हो गया आपका? फ्रेंच। ये वाला गुट जो हो गया उसका नाम क्या दे देंगे? इंग्लिश। इस टाइप से नोट्स में जरूर से जरूर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में मेंस में आ गया ना कर्नाटिक वर्ड, तो ये डायग्राम बनाकर ना पूरा खात्मा हो जाएगा इसका। कुछ नहीं है, पूरे आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे ना कहीं। चंदा साहिब, मोहम्मद अली, नासिर जंग कौन कौन है भला, मतलब दिमाग का दही हो जाना है। इंटरवेंशन बाय डुप्लेक्स, ठीक है। इन दिस वे डुप्लेक्स सून गॉट हिज अपॉर्चुनिस्ट तो था ही ये कमीना, एंड astounding success awaited his plans. He was able to interfere in the war of succession that started after the death of Asaf Jah. He pledged French support to Muzaffar Jung and Chanda Sahib. मैंने आगे ऊपर में डायग्राम बनाया है। Thus a tripartite understanding was developed among the French, Chanda Sahib and Muzaffar Jung. देखो फ्रेंच अपना अपना पुतला जो है दोनों जगह पर खड़ा कर दिया। कर्नाटक में किसको कर दिया? चंदा साहिब को बिठा दिया। फ्रेंच तो जीता हुआ था ही, मजबूत पोजीशन में था। अभी फ्रेंच स्टॉर्पोटेज मुजफ्फर जंग कहाँ कर दिया? हैदराबाद में। दोनों जगह जो है अपना गुड़गांव उसने बिठा दिया। ओके फाइन। फिर देखेंगे इमरजेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे हुआ। पहला जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इसको प्रिजनर बना लिया गया था, याद है। तो इन अगस्त 1749 द थ्री अलाइज एम्बुश्ड एंड किल्ड अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर में जो है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर, कर्नाटिक वॉर जो है उसमें वेल्लोर के पास इसको मार दिया गया। हिज सन मोहम्मद अली फ्लेड टू ट्रिचिनोपोली एंड चंदा साहिब बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटक। He rewarded the French with a grant of 80 villages near Pondicherry. Feeling the extension of French influence, the British decided to support Nasir Jung for the throne of Nizam and Muhammad Ali for the Nawabship of Carnatic. Thus began the second phase of the Anglo-French War, also known as Second Carnatic War. Soon the French and their allies marched to the Deccan. The French army surprised and killed Nasir Jung and installed French protege Muzaffar Jung as the Nizam of Hyderabad. फ्रेंच आर्मी देखो नासिर जंग को भी मार देता है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, ठीक है। मुजफ्फर जंग को निजाम ऑफ हैदराबाद घोषित कर देता है। मुजफ्फर जंग एम्प्लाई रिवार्डेड डुप्लेक्स बाय अपॉइंटिंग हिम ऑनररी गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल डोमिनियन साउथ ऑफ द रिवर ऑफ कृष्णा। टेरिटरी नियर Pondicherry as well as famous market town of Masulipatanam in Odisha were also ceded to the French. In return, Dupleix placed at the disposal of Muzaffar Jung the services of his best officer Marquis de Bussy. जो बसी था उसको वहां पर बिठा दिया गया फ्रेंच आर्मी के साथ। दिस वॉज ऑल्सो द बेस्ट वे ऑफ सेफगार्डिंग फ्रेंच इंटरेस्ट एट द हैदराबाद कोर्ट। सब्सिडरी अलायंस देखो इसी तरीके से शुरुआत हुआ था।
Dupleix has now, at the height of his political power, and his dream of an empire now seemed likely to be realized. Soon afterwards, Muzaffar Jung was killed in an accidental skirmish. However, Bassi maintained French influence in the Deccan by quickly placing his nominee Salabat Jung on the throne. In this way, Bassi went on to control the political fortune of Deccan for 7 years and even induced the Nizam to grant him 4 rich districts on the Coromandel coast known as Northern Sarkar. मैं आगे चल करके आपको नॉर्दर्न सरकार का इस टाइप से मैप आपको करके बताऊंगा कहाँ पे नॉर्दर्न सरकार है. और नॉर्दर्न सरकार कंप्राइजिंग मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंद्री एंड सिकाकोल. द फ्रेंच पावर इन साउथ इंडिया नाउ इट्स हाइट बट नॉट फार अवे फ्रॉम इट्स फॉल. ठीक है, ये हमने देखा. अब हम देखेंगे इमरजेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. क्या क्या हमने देखा? हमने देखा नासिर जंग को मार दिया. ठीक है, दोनों जगह पे जो उस तरफ के जो एलाई था उसको नासिर जंग को यहाँ पर मार दिया, अनवरुद्दीन को वहाँ पे मार दिया और दोनों जगह अपना प्रोटेज को इंस्टॉल कर दिया फ्रेंच ने. काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है इसको. हम इसको एक एक चीज़ को इसमें डिटेल से पढ़ेंगे. इसको पार्ट वाइज में हम खत्म करेंगे क्योंकि थक जाता हूँ, गर्मी का दिन है. पार्ट 1 इसको रखते हैं. ठीक है, पार्ट 1 इसको रखते हैं. इसको मैं थंबनेल की तरह यूज कर लेता हूँ. ओह सॉरी. पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 2 में इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे. चैप्टर नंबर 4 है ये. उसके बाद देखते हैं यूनिट कहाँ तक है. ये यूनिट हमारा कहाँ से शुरू होगा? दूसरा यूनिट 2 यहाँ से शुरू होगा. ओके, सारे को डिटेल से देखना. जितना हमने पढ़ा है ना पीछे, मैसूर, मराठा, सबको डिटेल से यहाँ पे दिया गया है. अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं इसके पार्ट 2 में. थोड़ी देर बाद मैं इसको शूट करूँगा. फिलहाल इसको डाल देता हूँ क्योंकि मेरे टैब की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि एक बार उतना ज़्यादा जा सके, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज इसको डालने की कोशिश करूँगा. थैंक यू. मिलते हैं थोड़ी देर बाद.